हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय मृदा यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में। मिट्टी क्या है? मिट्टी यानी कि सॉइल, ये एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक ऐसा रिसोर्स जिसको रिन्यू किया जा सकता है। मिट्टी जो होती है वो सभी प्रकार के जीवों को क्या है, पोषण देती है ना। पेड़ पौधों के पोषण का ये माध्यम है, एक सोर्स है। यानी पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी से ही ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि ह्यूमस किसे कहते हैं, कणों के आधार पर मिट्टी की जो संरचना है वो कितने प्रकार की है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये भी समझेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है। हाँ, और कितने पीएच वैल्यू होने पे जो मिट्टी या मृदा होती है वो अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। भारत के कौन कौन से राज्यों में किस किस तरह की मिट्टियाँ या सॉइल पाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मिट्टी यानी मृदा तो हमने समझ लिए कि ये क्या है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का रिन्यूएबल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है ना। अब मिट्टी जो होती है यानी कि सॉइल, तो इसमें अलग अलग कण आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ मिट्टी आप देखेंगे तो उसमें मोटे कण नज़र आते हैं, कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसके जो कण होते हैं मिट्टी के वो काफ़ी महीन होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो महीन और मोटे के बीच में होते हैं। तो इस आधार पर यानी मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी को हम लोग चार भागों में समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोटा कण होता है जिसमें महीन महीन कंकड़ पत्थर भी होते हैं, उसे बजरी या ग्रेवल कहते हैं। बजरी या ग्रेवल कहा जाता है। ग्रेवल यानी कि बजरी से कुछ महीन कणों को सैंड यानी कि बालू कहते हैं। बालू से जो महीन कण होते हैं, सैंड से जो महीन कण होते हैं, उसे हम लोग सिल्ट यानी कि गाद कहते हैं। और सबसे महीन कण को क्ले यानी कि मृतिका कहा जाता है। क्ले यानी कि मृतिका क्या होती है, इसको ऐसा समझिए जैसे बिल्कुल ही महीन और चिपचिपी मिट्टी की तरह। यानी मृतिका के कण यानी क्ले वाली जो मिट्टी होगी, अगर आप उसे हाथ में लेंगे तो वो कैसी होगी, चिपचिपी जैसी आपको महसूस होगी। ये इतने महीन होती है बिल्कुल। तो ये हो गए चार तरह के कणों के आधार पर। 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी आप देखते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। यानी कि मिट्टी की जो प्रक्रिया है वो जटिल है। क्योंकि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया ये है, इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो इस तरह से होता है कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स या चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें क्या होती हैं, अपक्षय के कारण टूटती फूटती हैं, है ना। उनमें वेदरिंग प्रोसेस होता है, अलग अलग वेदरिंग प्रोसेस से चट्टानें टूटती फूटती हैं। उसके बाद पेड़ पौधे और जीवों के जो अंश होते हैं वो उसमें मिलते हैं और एक प्रोसेस के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए ये काफ़ी लंबा और लंबे टाइम तक चलने वाला एक प्रोसेस होता है ना। तो ये समझ में आया कि अर्थ के सरफेस के ऊपर सॉइल का होना, मिट्टी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के पोषण का माध्यम है और पेड़ पौधे से जो कुछ भी निकलता है वही हमारे पोषण का माध्यम है। इसीलिए मिट्टी का सही रूप में होना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इस लेक्चर में हम लोग मिट्टी के प्रकार के साथ ये भी पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं और इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। अब देखेंगे कि मिट्टी विज्ञान यानी मिट्टी के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी। पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान, जहाँ मिट्टी की विस्तृत जानकारी, विस्तृत रूप से मिट्टी के बारे में पढ़ाई होती है। जैसे हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में जो भू आकृतियाँ होती है, लैंडफॉर्म्स होते हैं, उसके विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, है ना। जलवायु के बारे में जो विज्ञान है उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। समुद्र के बारे में जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओशनोग्राफी कहते हैं। उसी तरह मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। अब एक वर्ड और आएगा हम लोग के पढ़ाई में, वो होगा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, देखिए मिट्टी में जो जीव जंतु, ये काले भूरे रंग का एक ऑर्गेनिक क्या होता है, मटेरियल होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जो किससे बनता है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सड़ने गलने से मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मिट्टी के प्रकारों के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 में हमें ये पढ़ना है। एनर्जी जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उसी में हमें मिट्टी संसाधन भी पढ़ना है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ने 1986 में रंग और संरचना के आधार पर भारत की मिट्टियों को मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया है, 8 प्रकार में बांटा है। सबसे पहले प्रकार की जो मिट्टी है उसे देखेंगे, वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी जो है इसे हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम्स में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दोमट मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, और इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस मिट्टी की खास बात देखिए कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों ने जब पढ़ा था भारत के नदी तंत्र, तो भारत की जो नदियां हैं तो वो अपने साथ क्या खाती हैं? पर्वतीय ऊंचे भागों से बहाकर जो सेडिमेंट्स लाती हैं, अवसाद लाती हैं, तो उनसे बनने वाले जो मैदान का निर्माण होता है वो जलोढ़ निक्षेपित मैदान कहलाते हैं, है ना। तो ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है और ये सबसे उपजाऊ मैदानी भाग होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व के जो जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भाग हैं वो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले भी भाग हैं, क्योंकि वहाँ पे भरण पोषण की समस्या कम है। यानी वहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जिसकी वजह से वहाँ हाई पॉपुलेशन पाया जाता है। जैसे भारत में देखेंगे हम लोग सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके अलावा और भी विश्व के और भागों में देखेंगे, जैसे चीन में हांगहो का मैदान हो गया, इरावदी का मैदान है। दूसरे कंट्री में यूएसए की बात करेंगे तो मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है, नील नदी का मैदानी भाग है। ये सब क्या है? हाई पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी भाग में क्या होता है? अत्यधिक कृषि कार्य होता है, इसी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो यह भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मिट्टी जो भारत में पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखते हैं, इस मिट्टी में बालू जो होता है वो 40% होता है। देखिए बालू कण बताया था मैंने, थोड़े मोटे कण होते हैं, सैंड। क्ले जो होता है 40% होता है, और गाद किसे कहा है हमने? तो सिल्ट को, है ना। सिल्ट जो है होता है वो 20% होता है। तो इस तरह ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फर्टाइल और उर्वरक होती है, और इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटाश, चूना और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अब ह्यूमस की कमी कैसे होती है? ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? वो जैविक कणों से होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मिट्टी के ऊपरी भाग में मिल जाने से, सड़ने गलने से उस ह्यूमस का निर्माण होता है। तो चूंकि ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई होती है, इसलिए क्या होता है? नदी अपने साथ क्या करती है? बहा के आगे लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से जो निक्षेपित जलोढ़ वाला भाग होता है उसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है ना। और इस जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? धान मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं महीन होते हैं, पानी को अधिक देर तक सोख के रखते हैं। इसके अलावा ये नदी के मैदानी भाग में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नदी का बेसिन वाला जो एरिया होता है वो पानी से भरा हुआ होता है। इस वजह से चूँकि धान की खेती में पानी अधिक होना चाहिए, इसलिए ये धान की खेती के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है ना। इसके अलावा इसमें गन्ना, कपास, फल और सब्जियों की भी खेती की जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे 2 भाग में बांटा जाता है। एक मिट्टी को कहते हैं हम लोग बांगर। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटते हैं, बांगर और खादर। तो ये कौन सा भाग होता है ये देखिए, हालांकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ आपको जब मैंने पढ़ा था रिवर्स सिस्टम। बांगर भाग कहते हैं पुरानी जलोढ़ को, यानी जैसे नदी बह रही है, देखिए नदी बह रही है तो इसके किनारे क्या हुआ, ये इसका बेसिन वाला भाग है, ठीक है। तो ये वाले किनारे जो मिट्टी का निक्षेप होता है, जहाँ नदी के बाढ़ का पानी पूरे साल में बार बार नहीं पहुँचता, ठीक है, तो उस जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, बांगर जलोढ़। जबकि वो वाला भाग जहाँ देखिए ये बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो इस वाले क्षेत्र में बढ़ जाएगा, यहाँ तक चढ़ जाएगा बाढ़ का पानी, तो ये वाला जो जलोढ़ निक्षेप होगा, ये वाली जो जलोढ़ मिट्टी होगी, इसे खादर कहते हैं। यानी पुराने वो जलोढ़ जो पुराने निक्षेप हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता, उसे बांगर कहते हैं। और खादर उस मैदानी भाग को या उस जलोढ़ वाली मिट्टी भाग को कहते हैं जहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुँच जाता है। यानी नवीन जलोढ़ को और ये प्राचीन जलोढ़ को, पुराना जलोढ़ बांगर है, नया जलोढ़ खादर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का वितरण देखें कि भारत में कहाँ कहाँ है, तो ये आपको नज़र आएगा। ये देखिए
यहाँ पंजाब से शुरू करेंगे तो पंजाब से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से असम नदी प्रवेश करती है, तो यहाँ तक आपको मिलता है भारत में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप। इसके अलावा इसकी एक पतली पट्टी जो है राजस्थान और गुजरात तक भी चली जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप जो है नर्मदा ताप्ती नदी के घाटी में भी पाया जाता है, नर्मदा ताप्ती गुजरात के पास। इसके अलावा पूर्वी तटीय भाग में भी महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसी नदियाँ जो डेल्टा बनाती है, यहाँ पर भी इस मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। और आप देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये भारत में धान उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग काली मिट्टी। दूसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। यहाँ से भी एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर। इसके अलावा इस मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ किस सॉइल को कहते हैं? तो ये काली मिट्टी को कहते हैं। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लावा मिट्टी? देखिए, जो काली मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी फटने के बाद उससे जो बेसाल्ट चट्टानें निकलती हैं, है ना, जैसी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो चट्टान बाहर निकलती हैं, जो जम जाती हैं, तो ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, है ना। तो ये बेसाल्ट चट्टानें बन गई। अब इन बेसाल्ट चट्टानों में वेदरिंग प्रोसेस से, अपक्षय क्रिया से क्या होता है? चट्टानें टूटती फूटती हैं। टूटने फूटने के बाद उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है तो वो बनती है हमारी काली मिट्टी। तो चूँकि ये ज्वालामुखी के लावा से निकली हुई मिट्टी है, यानी ज्वालामुखी के लावा से निकले हुए चट्टानों से बनी हुई मिट्टी है, इसीलिए इसे बेसाल्ट लावा मिट्टी भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसीलिए इसको बेसाल्ट लावा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। इसके बाद कहते हैं कि इस मिट्टी में क्या होता है कि इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, बहुत महीन होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है कि पानी के ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये यानी कि ये पानी को काफ़ी सोख लेती है। जब ये मिट्टी में पानी मिलता है तो ये चिपचिपी हो जाती है, और जब सूख जाती है, पानी नहीं होता है, तो इसमें दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किस लिए होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट नामक जो होता है इसी की वजह से क्या होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है ना, ये जो काली मिट्टी होती है। अच्छा, ये मिट्टी जो है मुख्यतः क्ले से बनी होती है। देखिए, इसमें पोरस, इसके कण काफ़ी महीन होते हैं, इसीलिए चिपचिपी हो जाती है ना। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, है ना। तो ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? एक और पॉइंट है इसमें कि ये जो काली मिट्टी है इसे उत्तरी भारत में, हालांकि ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार में, है ना, जो दक्कन पठार का इलाका है उसमें पाई जाती है। लेकिन ये इसका कुछ कहीं कहीं उत्तरी भारत में भी काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ इसे केवाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ इसे केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, उत्तरी भारत में केवाल मिट्टी पाई जाती है। मैं जिस शहर में रहती हूँ यहाँ से पास में ही एक गांव है, वहाँ पर भी ये काली मिट्टी मैंने देखा है। ये केवाली मिट्टी लोग यहाँ गांव में कहते हैं, वो केवाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये देखने में कैसी होती है? बिल्कुल काली होती है। अगर आप इसे पानी डाल देंगे तो एकदम चिकनी हो जाती है, चिकनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कहाँ पाई जाती है। तो चूँकि ये ज्वालामुखी उद्भेदन वाला एरिया है भारत का, है ना, प्रायद्वीपीय पठार का, तो यहाँ पर मालवा के पठार, दक्कन का पठार, मालवा के दक्षिण में ये सब पाया जाता है। यहाँ पर हमारी काली मिट्टी, है ना, और यहीं पर कपास का उत्पादन भी अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर सूत काटने या धागा बुनने का काम भी अधिक होता है। ये देखिए, ये वाला एरिया जो है, तो सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि यह है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ये मिट्टी के तीसरा प्रकार है। कैसी है ये? देखने में लाल और पीली मिट्टी है ना। ये किससे बनी है? तो कायांतरित चट्टानों से बनी है। देखिए, चट्टानें जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली अग्नीय चट्टान, जिसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं ना, प्राथमिक चट्टान। इसका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी उद्भवन से निकलने वाले लावा से।
और उसके बाद जो अग्नीय चट्टान होती है जब वो टूट फूट जाती हैं, ठीक है, और आगे जाकर उससे क्या बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि परतदार चट्टान। और तीसरे होती है हमारी कायांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। हालांकि ये अलग सा टॉपिक है जिसको मैंने अलग पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे बस समझते चलिए। चट्टानों में क्या होता है कि चट्टानें बाहर, जैसे आप उसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल के क्या करेंगे, छत पे डाल के छोड़ दीजिए 1 साल तक, तो आप क्या देखेंगे कि धूप, हवा और पानी की वजह से उसका बॉल का रंग रूप सब बदल जाएगा। तो ऐसा ही होता है चट्टानों के साथ भी। चट्टानें क्या है, जैसे या तो अग्नीय चट्टान या फिर परतदार चट्टान, अब वो एक लंबे टाइम तक, ठीक है, अपरदन की प्रक्रिया के कारण, उसके अलावा धूप, हवा, तापमान, आर्द्रता आदि के कारण क्या होती हैं, वो अपना रूप बदल लेती हैं, तो इसलिए उसे रूपांतरित कहते हैं। काया बदल लेती है, कायांतरित कहते हैं, है ना। तो उस चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है वो है हमारी लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट बनेंगे कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो कायांतरित चट्टानों से। तो आगे देखते हैं, ये इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है ना। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड, नागालैंड। देखिए ये कहाँ पर बनाया है मैंने, लाल पीली मिट्टी, इसका सिंबल ये है। लाल पीली मिट्टी कहाँ है, तो देखिए आपको यहाँ नज़र आएगा लाल पीली मिट्टी, तो ये उड़ीसा है ना। नीचे आएंगे तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इधर देखेंगे तो नागालैंड के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। देखिए आगे देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। कहाँ, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, इसका रंग, इसमें जो है फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, एग्जाम से पूछ देते हैं। आगे देखिए, नाइट्रोजन और ह्यूम्स की कमी होती है ना, और ये बंजर भूमि के रूप में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें बाजरे की खेती मुख्य रूप से की जाती है, लाल पीली मिट्टी में बाजरे की खेती। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाल पीली मिट्टी के बाद है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे मखरली मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में निछालन यानी कि लीचिंग का प्रोसेस होता है। होता क्या है, देखिए ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अत्यधिक वर्षा और उच्च ताप वाले क्षेत्रों में। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की समस्या क्या है, ये देखिए, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, अब यहाँ अत्यधिक रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल होने से क्या होगा, मिट्टी के ऊपर की लेयर क्या होगी, बह करके चली जाएगी, है ना, निछालन हो जाएगा, लीचिंग प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस जिसमें मिट्टी के ऊपरी सतह बह जाती है, तो इस प्रोसेस को, बह जाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेराइजेशन कहते हैं। लेटेराइजेशन प्रोसेस से ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो पूछ देता है कि लेटेराइजेशन का प्रोसेस, है ना, निछालन की प्रक्रिया किस मिट्टी से संबंधित है, तो लेटेराइट मिट्टी से। लीचिंग हो जाता है ना, मिट्टी की परत ऊपर से बह जाती है, यानी कि इसकी ऊपरी जो उर्वरता होती है वो ख़त्म हो जाती है लेटेराइट मिट्टी में। अच्छा, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, इसी वजह से क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, है ना। और इसमें हमने पढ़ा लौह ऑक्साइड के कण, लाल पीली मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है और लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कण। अब देखिए ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भारत में ये कर्क और मकर रेखा, देखिए कर्क रेखा यहाँ है, भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है ना, और नीचे में आती है मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही ये मिट्टी पाई जाती है, इसके ऊपर नहीं पाई जाती है। अब इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब देखिए कि किस किस राज्य में, तो कर्नाटक, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना। ये देखिए कर्नाटक, नीचे में है केरल, ठीक है, इसके अलावा है हमारा मेघालय, तो ये है मेघालय वाला एरिया, है ना, मेघालय, ये लेटेराइट मिट्टी है, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ये लेटेराइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है, देखिए मेघालय का पठार में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ी, जिसकी वजह से यह मौसिनराम, और अब जो है ये पहले चेरापूंजी में, अभी वर्तमान में मौसिनराम नामक स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में ही लीचिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा क्या होती है, मिट्टी के लीचिंग, लेटेराइजेशन कर देती है, ऊपरी परत को बाहर ले जाती है। तो ये मेघालय वाले एरिया में होता है हमारा लेटेराइजेशन। इसके अलावा पश्चिमी घाट का एरिया देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट का एरिया, पश्चिमी घाट पे क्या होता है, सीधे अरब सागर से उठने वाली, देखिए अरब सागर से उठने वाली जो जल मानसून की जो शाखा होती है,
तो सीधे जाके पश्चिमी घाट से टकराती है। पश्चिमी घाट ऊंचा है जिसकी वजह से पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी में लेटेराइजेशन हो जाता है, लीचिंग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ऐसा ही होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून क्या होता है, जब भारत के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है तो गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ी से टकराता है, जिसकी वजह से मेघालय के पठारी भाग में भी ये प्रोसेस होता है, यानी कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये वाला एरिया जहाँ पर पश्चिम बंगाल आता है ना, पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है। देखिए ये केरल है। हम सब जानते हैं कि भारत में अरब सागर की शाखा, मानसून के अरब सागर वाली शाखा सबसे पहले केरल के तट पर आती है। भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा केरल के तट पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी और इलायची और काजू, इन चीज़ों की खेती बहुत अच्छी होती है। चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। चाय की खेती भी मुख्य रूप से की जाती है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आती है हमारी 5वें नंबर की लवणीय मिट्टी, है ना। लवणीय मिट्टी मतलब सैलाइन, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो। जैसा कि नाम से समझ लेंगे, अगर मिट्टियों को नाम से समझने की कोशिश करेंगे तो एरिया को खुद ही समझ जाएंगे हम लोग इंडिया के मैप पे। अगर हम लोगों ने क्लाइमेट पढ़ रखा है, इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ रखी है, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो लवणीय मिट्टी यानी कि सैलाइन, और तो ऐसी मिट्टी जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, नमक की मात्रा ज़्यादा हो। तो कहाँ मिलेगी ये नमक वाली मिट्टी? तो शुष्क जलवायु में, जहाँ वर्षा कम होती है और धूप ज़्यादा पड़ती है, और धूप और वर्षा के बाद वाष्पीकरण से पानी उड़ जाता है और नमक मिट्टी में बच जाता है ना। इस मिट्टी को अलग अलग नामों से जानते हैं, स्थानीय नाम से, एकदम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, इसके अलावा कल्लर मिट्टी, और साथ में चौपन मिट्टी भी कहते हैं। ये सब स्थानीय नाम है। रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी और चौपन मिट्टी, ये सब लवणीय मिट्टी के स्थानीय नाम है। नमक की मात्रा बढ़ जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब आप खुद ही सोच ले कि वो मिट्टी कहाँ पाई जा सकती है, तो वो उस एरिया में पाई जाएगी जहाँ वर्षा कम होती है, यानी कि रेन शेडो एरिया में, राजस्थान वाले भाग में पाई जाएगी भारत के, है ना। ऐसे क्षेत्र जहाँ 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसे सैलाइन मिट्टी भी कहा जाता है। अब लवणीय मिट्टी को देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ कहाँ है। ये देखिए, ये इंडेक्स बनाया है मैंने। तो लवणीय मिट्टी देखिए, ये राजस्थान, एकदम पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में, है ना। इसके अलावा पंजाब के कुछ भागों में भी पाई जाती है लवणीय मिट्टी, और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जहाँ नमकीन पानी जमा होने से इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है और वर्षा कम होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग शुष्क मिट्टी, जिसे एरिड सॉइल भी कहते हैं। शुष्क मिट्टी यानी एरिड सॉइल, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये है शुष्क मिट्टी, है ना। पश्चिमी राजस्थान, शुष्क मतलब जिस मिट्टी में वर्षा बहुत ही कम होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क मिट्टी। और ये जो है शुष्क मिट्टी जो होती है, इसकी विशेषता देखिए, इसमें बालू के कण ज़्यादा होते हैं, है ना। सिल्ट और क्ले यानी मृतिका और गाद के कण बहुत कम होते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ नहीं होती है। 7वें नंबर की जो मिट्टी है वो है हमारी पर्वतीय मिट्टी, है ना। पर्वतीय मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाएगी? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पर्वतीय भागों में पाई जाएगी। तो भारत के मुख्यतः पर्वतीय भाग कौन से हैं? तो पर्वतीय भाग हमारा जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है, जो हिमालय का मुख्यतः पर्वतीय भाग है। इसमें मुख्य हिमालय भी हैं, ट्रांस हिमालय भी हैं, हिमाचल हिमालय भी हैं, शिवालिक भी हैं। तो इन सब में कौन सी मिट्टी मिलती है हमारी? तो पर्वतीय मिट्टी हिमालय के भाग में मुख्य रूप से। इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होगी? क्योंकि ये हिमालय का ऊपरी भाग है, तो यहाँ कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी मिलती है। ऐसे ही समझ लेंगे, समझकर, है ना। जब नदी पर्वतीय भाग से निकलती है तो उसके साथ कैसे सेडिमेंट्स होते हैं? मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते हैं, है ना। वो उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, इस मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। लेकिन ये मिट्टी जो होती है, पर्वतीय मिट्टी, वो चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर पहाड़ी ढाल को सही रूप से बना दिया जाए।
इस जो पर्वतीय मिट्टी होती है, इस भाग में एक प्रमुख विशेषता जो है वो झूमिंग कृषि की है। झूमिंग कृषि क्या होता है, देखिए झूमिंग कृषि ऐसे भारत के नागालैंड में सबसे अधिक किया जाता है। झूमिंग कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, है ना। ये कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस कृषि में होता यह है कि कुछ लोग आते हैं इकट्ठे, ये मुख्यतः आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है, कोई ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा किसी एक स्थान पे आते हैं, वहाँ ज़मीन को जलाया, वहाँ के जो घास फूस पेड़ पौधे हैं उन्हें जला देते हैं, उसकी राख को ज़मीन में छींट देते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और कुछ प्राइमेटिव टाइप की चीज़ जैसे क्या कहेंगे, खुरपा वगैरह से ज़मीन को कोड़ लेते हैं, है ना, और उसमें बीज वगैरह डाल देते हैं और फिर वहाँ कुछ सालों तक एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि। इसको भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं झूमिंग कृषि को, और विश्व में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। मलेशिया में इसे कुछ और कहते हैं, मेक्सिको में कुछ और कहते हैं, फिर भारत में किसी और नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि लदांग, झूमिंग कृषि को लदांग किस भाग में नाम से पुकारा जाता है, मिल्पा कहाँ कहा जाता है, रे कहाँ कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये समझते चलेंगे कि पर्वतीय भाग में ही इस तरह की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद है हमारा पर्वतीय मिट्टी के बाद लास्ट बचता है 8वां हमारा पिटमय मिट्टी, जिसे पिट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है ना, पिट सॉइल को। ये कहाँ पाई जाती है, तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, नाम है दलदली, तो दलदलीय भाग कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा पानी होती है और पानी का जमाव होता है। पानी का अगर निकासी हो, ड्रेनेज सही हो, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, हाई रेनफॉल हो लेकिन ड्रेनेज सही हो, तो वहाँ पर दलदलीय मिट्टी नहीं बनेगी। दलदलीय मिट्टी कहाँ बनेगी, जहाँ हाई रेनफॉल हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, पानी जमता रहता हो, है ना। तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पिट मिट्टी पाई जाती है, पिटमय भी बोलते हैं, है ना। ये दलदली मिट्टी होती है, इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दलदली मिट्टी किसे कहते हैं। इसके अलावा इसे जैविक मिट्टी या ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर पानी जमा है दलदलीय भाग, अब वहाँ पे जो जीव जंतु सड़गल रहे हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिर के सड़गल रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे जैविक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये जैविक मिट्टी भी है, ऑर्गेनिक पदार्थ भी है ना। यानी कि ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होगी। ह्यूमस क्या होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष से बना हुआ मिट्टी का ऊपरी भाग होता है, तो इसमें ह्यूमस भी अधिक मात्रा में होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो गाढ़े काले रंग की होती है ये मिट्टी, जो पिटमय या दलदली मिट्टी होती है। अब ये पाई कहाँ जाती है, तो केरल में पाई जाती है, उत्तराखंड में, और बंगाल में पाई जाती है। तो बंगाल में कैसे पाई जाती है, देखिए बंगाल में डेल्टाई भाग है, तो डेल्टाई भाग में पानी जमा रहता है, इसकी वजह से। केरल में देखेंगे कि केरल के तट पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो यहाँ के मैदानी भागों में भी पानी का जमाव होता है, इस वजह से यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है ना। तो यहाँ तक के लिए ये क्लियर हुआ हमारा, ये सभी 8 प्रकार की मिट्टी हैं। अब देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये भी एग्जाम से पूछ देते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी, लगभग 15 लाख, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं सबसे अधिक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। इसके बाद आती है लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र 6.5 मिलियन मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा काली मिट्टी 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके बाद आती है हमारी लेटराइट मिट्टी। बाकी उसके बाद मिट्टी आती हैं, 2 या 3 से ज़्यादा नाम नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर यही पूछ देते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है ना। तो वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मिट्टी में पीएच वैल्यू क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। मिट्टी की पीएच वैल्यू लिखा हुआ देखते हैं हम लोग, पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये देखिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियलिटी है, उसी को इंडिकेट करते हैं हम लोग पीएच वैल्यू, है ना। पीएच निकालते हैं। सबसे पहले एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में पीएच वैल्यू के बारे में बताया था और पीएच वैल्यू को निकाला था। अब देखिए इसको स्केल पे कैसे मेज़र करते हैं, कैसे समझेंगे कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है ना। तो इसको देखिए, इसको स्केल पे समझिए। ये एक स्केल है, पीएच का स्केल है ये। इस स्केल में पीएच के 7.2 को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल यानी कि तटस्थ।
अगर 7.2 किसी मिट्टी में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि वो मिट्टी तटस्थ है, न्यूट्रल है, यानी कि वो सबसे अच्छी मिट्टी है ना। और इस मिट्टी में हर चीज़ की खेती बहुत ही सुविधापूर्वक आसानी से की जा सकती है। लेकिन जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय यानी कि एसिडिक हो जाती है। 7 से कम होने पे मिट्टी एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है, और 7 से ज़्यादा होने पर मिट्टी क्षारीय होती है। एग्जाम्स में यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को किससे नापते हैं? तो पहला पीएच वैल्यू से। दूसरा ये कि अगर मिट्टी का पीएच 7 से ज़्यादा हो तो मिट्टी कैसी होगी? तो 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होगी, एल्काइन होगी। 7 से कम होने पर मिट्टी क्षारीय होगी, अम्लीय होगी यानी कि एसिडिक होगी। अब इसमें देखिए 7.2 या 7.3 को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल या तटस्थ कहते हैं। एग्जाम से पूछ देगा। अब इसको कैसे निकालते हैं कि अधिक अम्लीय होगी कि कम अम्लीय होगी? स्केल से ही निकालते हैं। देखिए 6 पॉइंट पहले देखेंगे, 6 से 6.5 होगा, ठीक है। पीएच वैल्यू 6 से 6.5 होगा, तो इसका मतलब है कि मिट्टी कम अम्लीय है, लो एसिडिक है। 5.5 से 6 होगा तो मध्यम अम्लीय है, यानी कि मॉडरेट एसिडिक है। 5 से 5.5 होगा तो अधिक अम्लीय है, हाई एसिडिक है। अब 4.5 से 5 होगा तो बहुत अधिक अम्लीय है, यानी वेरी हाई एसिडिक है। और 4.5 से कम हो जाएगा तो स्ट्रांगली यानी कि अत्यधिक अम्लीय है। अब इसी तरह से क्षारीय को भी निकाल लेंगे, पॉइंट में डिवाइड करके, ठीक है। तो ये रहा है मिट्टी का पीएच वैल्यू। अब मिट्टी के अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसको कैसे कृषि के लायक बनाते हैं या कैसे इसकी अम्लीयता को कम करते हैं? तो देखिए, जब मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें लाइम यानी कि चूना मिलाया जाता है। चूना मिला देने से मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाती है और चाय की खेती के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरा है हमारा कि क्षारीयता कम करने के लिए क्या करते हैं? अब क्षारीयता ज़्यादा है ना, अल्काइनिटी ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसमें जिप्सम का मिलावट करते हैं। जब उसमें जिप्सम मिलाते हैं तो मिट्टी की क्षारीयता जो है वो कम हो जाती है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी पाई जाती है ना। अब तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है एक और पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? देखिए, जो दलहनी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? दलहनी पौधों को लगाने से मिट्टियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किन पौधों से होता है? तो दलहनी पौधों से, जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, चना हो गए, इस तरह के जो दलहनी पौधे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट बचा है हमारा मिट्टी का जो है वो कटाव, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है समझिए। मिट्टी का कटाव का मतलब होता है मिट्टी कट गई, सॉइल का इरोजन हो गया, इरोड हो गया। कैसे? मिट्टी क्या है? तो ये इरोजन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला है हमारा स्प्लैश इरोजन। देखिए, पानी के कण जब मिट्टी के ऊपर पड़ते, पानी की बूंद ज़मीन में पड़ी तो क्या होता है कि मिट्टी के कण उड़ जाते हैं। पानी की बूंद नीचे गई, मिट्टी का ऊपरी परत उड़ गया, ठीक है, ऊपरी बूंद बूंद, ड्रॉप गिरने से। तो इस तरह से जो इरोजन होता है, पानी की बूंदों को गिरने की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत जो उड़ जाती है, चली जाती है, उसे कहते हैं स्प्लैश इरोजन। दूसरा है हमारा शीट इरोजन। अब मिट्टी, पानी का बहाव जब तेज़ होता है, देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है, अब इस पे वर्षा हो रही है तो पानी का बहाव तेज़ होगा तो ये क्या करेगी? पानी जो है मिट्टी के ऊपरी परत को बहाते हुए लेके चली जाएगी, तो मिट्टी का पूरा ऊपरी परत साफ़ हो जाएगा, चादर की तरह, जैसे चादर ओढ़ते हैं तो चादर की तरह वो साफ़ हो गया। इसीलिए इसे चादरीय इरोजन या फिर शीट इरोजन कहते हैं। ऊपरी परत पूरा लेयर साफ़ हो गया पानी के साथ। अब तीसरा है हमारा रील इरोजन, है ना। रील मतलब नली इरोजन। अब देखिए, ये पर्वतीय भाग होता है, जैसे देख लीजिए ये पर्वतीय भाग है, ठीक है। अब पर्वतीय भाग में क्या हो रहा है? पानी, रेनफॉल, बारिश की बूंद, पानी बह रहा है, तो इसकी वजह से पानी क्या करती है? पर्वतीय भाग की मिट्टी को काटती है और काट के यहाँ पतले पतले नली के तरह बना देती है ना। पतली पतले आप छीट देखेंगे ऐसे, बिल्कुल ढाल की तरह ऐसे। पर्वतीय भाग जाएंगे तो पतली पतली रील की तरह इरोजन नजर आएगा, जैसे मिट्टी ने पानी ने उसे काट दिया, तो इसे कहते हैं हम लोग रील इरोजन। और इसके बाद जब ये रील,
ठीक है, इसकी गहराई बढ़ जाती है और चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अब ये पतला था, अब ये चौड़ा हो गया, इसको कहते हैं हम लोग गली इरोजन। तो पर्वतीय भागों में रील और गली इरोजन मुख्य रूप से देखा जाता है, जबकि हम लोग देखते हैं कि स्प्लैश और शीट इरोजन सभी भागों में लगभग देखा जाता है। तो गली इरोजन का एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कहाँ, अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश तो वहाँ देखेंगे चंबल नदी है। चंबल नदी ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा रील और गली इरोजन किया है। नदी के जो पर्वतीय भाग के जो मिट्टियाँ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काट छाँट कर वहाँ खड्ड जैसे बना दिए हैं, है ना। तो वहाँ की भूमि क्या होती है, ऊंची नीची हो जाती है। अगर आप झारखंड जाएंगे तो वहाँ भी आपको रील या गली इरोजन बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा, क्योंकि वो पठारी भाग है, तो वहाँ से रील और गली इरोजन साफ नज़र आते हैं। अब यह है कि इन इरोजन को कैसे ठीक किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का संरक्षण कैसे किया जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए मिट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमारे लिए, तो वृक्षारोपण करना, यानी पेड़ पौधे को लगाना, है ना, पेड़ पौधे लगाना। अब पर्वतीय ढालों पे खास करके लगानी, पर्वतीय ढाल से ही काटते हैं, तो अब ये पर्वतीय ढाल है, अगर यहाँ पेड़ पौधे लगा देंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे लगाने की वजह से मिट्टी का कटाव कम होगा, है ना। इसके अलावा डेजर्ट वाले भागों में, रेगिस्तानी भागों में, किनारे वाले भागों में भी क्या करना है, वहाँ पर भी पेड़ पौधे को लगाना है, वृक्षारोपण करना है ना। तो इस तरह से हम वृक्षारोपण करके, एफॉरेस्टेशन करके नदी सॉइल के इरोजन को बचा सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वो नदियाँ जो बाढ़ लाती हैं, उन नदियों में डैम बना करके भी इसको रोका जा सकता है। तो इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर रहा है हमारा, जिसमें हम लोगों ने लेकिन कंप्लीट कर लिया भारत की मिट्टी के प्रकार कितने हैं और सभी कुछ जो कुछ भी था इसमें। अगर आपको लगता है कुछ और पॉइंट इससे रिलेटेड छूटे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा मेरा भी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।